स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज से मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इससे पहले की क्लास में हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था, तो इस बैच के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें जिनने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, और जिनने अभी तक थोड़ी बहुत तैयारी की है तो उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो बस आपको चैनल से जुड़े रहना है और रोज वीडियो देखते रहना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पोषण के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है पोषण एवं स्वास्थ्य, उसको पढ़ेंगे। तो पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत सबसे पहले हम समझते हैं पोषक को। तो पोषक क्या कहलाता है? तो वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद हैं तथा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है, उन्हें पोषक कहा जाता है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं, तो इन रासायनिक तत्वों को ही पोषक तत्व कहा जाता है। या इसी ये भी समझ सकते हैं इस प्रकार कि भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है, तो वे पोषक तत्व कहलाते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है या कहाँ होती है। तो पोषण की आवश्यकता ऊर्जा स्रोत के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए और रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। तो इस प्रकार पोषक की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शरीर में जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करने के लिए और रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। इसके बाद जो पोषक पदार्थ हैं उनको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो पोषक पदार्थ जिनको विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में बांटा गया है। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिनमें विटामिन, वसा, खनिज और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आवश्यक होते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले जानते हैं कि भोजन का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो जो भोजन का वर्गीकरण है वह मूल स्रोतों के आधार पर, तो मूल स्रोतों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें वनस्पति से प्राप्त भोजन और पशुओं से प्राप्त भोजन। तो जो वनस्पति से प्राप्त भोजन है, जो हमें वनस्पति से प्राप्त होता है और वनस्पति से प्राप्त कर उपयोग में लाया जाता है, तो जिसमें अनाज, चावल, फल, सब्जियां, शक्कर, तेल, बीज, ये सभी हमें वनस्पति से प्राप्त भोजन है। और जो पशुओं से प्राप्त भोजन है उनमें मांस, दूध, दही, संतृप्त, वसा, अंडा, ये सभी हमें पशुओं से प्राप्त भोजन है। तो इस प्रकार जो भोजन और पोषण है वह हमारे शरीर में ईंधन प्राप्त करने के क्या है, साधन है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हमें अपने शरीर को दैनिक आधार पर पोषक तत्वों की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो ये भी जानना जरूरी है आपके लिए कि भोजन हमें जीने के लिए आवश्यक पोषक तत्व देता है और हमारे कामकाज को बनाए रखने के लिए स्वस्थ रखता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह है पानी। तो पानी पोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। और इसी के साथ जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं, सभी क्या है, इनमें आवश्यक गुण पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक संरचना एवं स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो जिसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार की शर्करा, शक्कर, शहद, अनाज, दालें, जड़ें और कंद हैं, जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी आदि क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसी के साथ आप जान लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जिसमें कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो ये इससे मिलकर बना है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मुख्य कार्य होता है क्या? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रतिदिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से कब्ज, भूख में विकार तथा मोटापा हो जाता है, जबकि इसकी कमी से ऊर्जा का कम होना, पाचन प्रणाली का आंतरिक भार तथा कीटोसिस अधिक हो जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मोनोसैक्राइड, फिर होता है डाइसैक्राइड और फिर होता है पॉलीसैक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो जो मोनोसैक्राइड है वह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है, और यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैक्राइड। तो मोनोसैक्राइड के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है गैलेक्टोज। तो मोनोसैक्राइड के 3 प्रकार, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जो कि एक कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है। और एक और चीज याद रखिए कि पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप में प्राप्त किया जाता है, मोनोसैक्राइड को। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो वह होता है C6H12O6। इसी के साथ याद रखिए कि जो फ्रक्टोज है वह शहद में, फलों के मीठेपन में, तो इनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। और जो सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा यही है फ्रक्टोज। प्रश्न अगर पूछा जाए कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, तो वह है फ्रक्टोज। और जो गैलेक्टोज है वह दूध उत्पाद या दूध में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये मोनोसैक्राइड के प्रकार थे। इसके बाद दूसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का डाइसैक्राइड। तो डाइसैक्राइड यानी कि यह 2 मोनोसैक्राइड से जुड़कर बनता है। मोनो मतलब एक कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना, डाई मतलब 2 अणुओं से मिलकर बना, 2 मोनोसैक्राइड से मिलकर बना डाइसैक्राइड। तो इसके प्रकार होते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो यह किस प्रकार बनता है? इसके भी 3 प्रकार होते हैं, याद रखिए, जिसमें पहला है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो डाइसैक्राइड 3 प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो जो सुक्रोज होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज। और माल्टोज है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, माल्टोज। इसी प्रकार लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, लैक्टोज। तो ये तीनों डाइसैक्राइड हैं। इसके बाद आता है पॉलीसैक्राइड। अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि गन्ने और गुड़ में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, तो वह पाई जाती है सुक्रोज। इसी प्रकार अगर माल्टोज का पूछा जाए तो माल्टोज जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं और अंकुरित अनाज, तो इन सब में माल्टोज पाई जाती है। इसके बाद लैक्टोज, तो वह दूध में। तो इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा प्रकार है, वह है पॉलीसैक्राइड। तो पॉलीसैक्राइड एक जटिल शर्करा है, जो क्या है 2 या 2 से अधिक मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है। जो मतलब मैनी प्रकार के 2 या 2 से अधिक प्रकार से मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है पॉलीसैक्राइड। और यह क्या करता है? भोजन को संचित करने का कार्य करता है पॉलीसैक्राइड। तो पॉलीसैक्राइड के अंतर्गत आता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन।
तो इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन आता है। तो जो स्टार्च है वह पौधों में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, और जो कैप्सूल की बाहरी परत या जो खोल होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। इसके बाद जो सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज ये अन्य सभी पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है। इसके बाद जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण जो कि यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। इसके बाद जो काइटिन है वह कवक में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है। तो इस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार थे, जिसमें हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा की पूर्ति का लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो वह 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है, याद रखिए। और इसकी मात्रा आहार में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसी के साथ एक और चीज याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलोग्राम ऊर्जा मिलती है, तो वह है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। के बाद बात करें अगर मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य, तो ऊर्जा की आपूर्ति, आवश्यक प्रोटीन पचाना, वसा का ऑक्सीडेशन करना और आंतरिक गतियों को आसान करना, तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। इसके बाद पढ़ते हैं प्रोटीन। तो यह नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ हैं जिनमें अमीनो अम्ल पूरक का काम करते हैं। छोटी आंत के अंकुरों में प्रोटीन का अवशोषण अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अमीनो अम्लों को आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो प्रोटीन है वह जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जो प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यह क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। यह किस किस से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से मिलकर बना होता है। और यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में वर्गीकृत किया गया है। किसको, प्रोटीन को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो इस प्रकार इनको 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 10 है आवश्यक और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो इनमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उनके आप नाम याद रख सकते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत ल्यूसीन, लाइसिन, वेलिन और हिस्टीडीन और आइसोल्यूसिन। तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं, ल्यूसीन, लाइसिन, वेलिन, हिस्टीडीन और आइसोल्यूसिन। इसके बाद जो अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं उसमें सिस्टेन, सिस्टाइन, सीराइन, ग्लिसाइन और एलानाइन। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। हो सकता है प्रश्न में पूछा जा सके कि यह आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आएगा या अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आएगा। इसमें आप एक और चीज याद रखिए कि जिस अमीनो अम्ल है जिस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइन बंध कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो ये नाम आप याद रखिए कि जिस बंध के द्वारा यह जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं वह पेप्टाइड बंध कहलाता है। और मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि प्रोटीन जो मानव शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन प्रति ग्राम में, तो वह है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, 2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद जानते हैं प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः पशुओं से प्राप्त जैसे अंडा, दूध और दूध उत्पाद, मछली, सोयाबीन और फलीदार दाने प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाने वाला तत्व है
और इसके अभाव में सूखा रोग हो जाता है। तो याद रखिए कि प्रोटीन के अभाव में सूखा रोग हो जाता है। इसके बाद जानते हैं प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन पाचक रसों, प्लाज्मा, प्रोटीन और हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। प्रोटीन सेल प्रोटीन के निर्माण और निरंतर प्रतिस्थापन के लिए सामग्री प्रदान करता है। प्रोटीन एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के पेशीय अंगों के एकमात्र मुख्य पदार्थ हैं, जो क्या है, बाल व नाखून, ब्लड सेलों, सीरम तथा हड्डियों और दांतों के मैट्रिक्स के घटक भी हैं। प्रोटीन शरीर के नियमन कार्य प्रणाली के लिए भी जरूरी है। जैसे वे क्या है, हीमोग्लोबिन के निर्माण करते हैं जो ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो ये प्रोटीन के कार्य हैं। इसके बाद देखते हैं वसा। तो वसा शरीर में बसीय ऊतकों के रूप में इकट्ठी हो जाती है तथा शरीर के महत्वपूर्ण काम करती है। वसा की शारीरिक संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हैं और खुराक के लिए वसा का जो पाचन है वह छोटी आंत के अंकुरों में होता है। तो वसा क्या है, एक लिपिड के रूप में होता है। वसा अर्थात क्या है, चिकनाई है। तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और यह क्या होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में होता है। इसी के साथ याद रखिए कि 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसके बाद जानते हैं वसा के प्रकार। तो वसा के 3 प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। तो जो संतृप्त वसा है वह मक्खन, पनीर, मांस, घी और डाल्डा में पाया जाता है, संतृप्त वसा। और जो असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड फैट, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जो कि मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम। तो ये सब असंतृप्त वसा हैं। इसके बाद जो ट्रांस फैट होता है वह फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, तो यह सब हार्ट के लिए नुकसानदायक है, वह है ट्रांस फैट। इसके बाद जानते हैं वसा के स्रोत। तो इसके अंतर्गत हाइड्रोजनेटेड वसा तेल, मक्खन, मीट, मांस, अंडा, दूध और दूध उत्पाद, गिरीदार फल, तेल, बीज आदि वसा के स्रोत हैं। मानव शरीर में वसा के कार्य जानते हैं। तो वसा जिगर और गुर्दों जैसे अंगों को सहारा देता है। वसा शरीर में लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वसा शरीर में रोधन प्रदान करती है। वसा शरीर में विशेष प्रकार के स्टेरॉइड और हार्मोन के निर्माण में सहायता करती है। वसा उदर की सामग्री को खाली करने में देरी करके परिपूर्णता मूल्य को अपरिवर्तनशील रखती है। यह वसा में घुलनशील विटामिनों के वहन में सहायता करती है। तो ये वसा के मानव शरीर में कार्य देखे। इसके बाद देखते हैं विटामिन। तो विटामिन रासायनिक यौगिक होते हैं जिनकी बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है और यह सामान्य उपापचय के लिए जरूरी होते हैं। तो विटामिन को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यह खुद में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विटामिन को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।